ऑलरेडी विधायक बने वाला है घड़ी वाला, अभी 2 महीने भी नहीं है उसको, 6 साल का उसका पूरा टाइम पीरियड है, फिर उसको क्या देने की जरूरत है? रिक्षावाले येतील, शिट्टीवाले येतील, त्यांना रिक्षातच घरी पाठवा. अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार. परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार. खासदार इम्रान प्रतापगडी साहेब यांचा सभागृहाच्या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. पाथरी नगरीत आपला हार्दिक हार्दिक स्वागत. हेलो इमरान प्रतापगडी साहब का मैं पाथरी शहर में पुरजोर इस्तकबाल करता हूं. अजिंक्य भैया चांदने, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से प्रदेश अध्यक्ष. रिक्षावाले येतील, शिट्टीवाले येतील, त्यांना रिक्षातच घरी पाठवा. आता फक्त हाताचा पंजा याच चिन्हावर आपल्याला मतदान करून वरपुडकर साहेबाला मोठ्या मताने विजयी करायचं. आता चुकलात तर RSS भाजप पुन्हा सत्तेवर येईल. माझ्या मुस्लिम बांधवांनो लक्षात घ्या, अपने ख्वाम के लोग खड़े, हमको इमोशनल बनाया जाएगा, हमको इमोशनल बनाया जाएगा. अपने ख्वाम के अरे उनकी विचारधारा कौन सी है? अभी अभी जिन्होंने पार्टी बदली है उनकी विचारधारा कौन सी थी? जिन्होंने अभी पार्टी बदलकर उंगली में अंगूठी पहनी है, बरोबर है ना, अंगठीच आहे ना त्याची, हा, शिट्टी शिट्टी. तर हा देश विचारधारेवर चालतो. ये देश विचारधारा पर चलता है. इस विचारधारा को जो जो बदलने का काम करेगा उसे हमें घर पर भेजना पड़ेगा. ये बात ध्यान में रखिए. इसलिए महाराष्ट्र में कभी भी RSS और भाजपा की सत्ता नहीं आनी चाहिए. कर्नाटक में हिजाब के खिलाफ उन्होंने कायदा निकाला, वो कायदा महाराष्ट्र में भी वो निकाल सकते. ये बात ध्यान में रखिए. ही लढाई एका विशिष्ट पक्षाच्या संदर्भात आहे, एका विशिष्ट विचारसरणीच्या संदर्भात आहे. आणि आपण एकीकडे सेक्युलर पक्ष आहे आणि सेक्युलर पक्षाची लढाई ही त्या पक्षाबरोबर, विचारधाराच्या पक्षाबरोबर आहे. म्हणून आता आपल्याला बघितलं असेल, ह्या 2.5 वर्षाच्या काळात जे जे काही घडलेत, आता सांगितलं, अजिंक्य साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे किती पक्ष त्यांनी फोडलेत. त्या पक्षातून फोडल्यानंतर ते कोण कोण आपल्या जिल्ह्यातून ह्या ठिकाणी खंबीरपणे उभा राहिलेले असतील. आज ज्यावेळेस फुटले गेले जे आमदार, त्या ठिकाणी जे फुटले, जे खासदार फुटलेत, ते 50-50 खोके घेऊन ते फुटलेले आहेत, बाकी असे फुटलेले नाहीत. आपल्या जिल्ह्यामध्ये जे प्रामाणिकपणे राहिलेले आहेत त्याच्यामध्ये बंडू जाधव साहेब असतील, मी असेल, विजयरावजी भांबळे असतील, राहुल पाटील असतील, हे आम्ही खंबीरपणे आपल्या एका एकनिष्ठेने आपण सर्वजण राहिलेलो आहेत. सत्ता पलटल्यानंतर सगळ्याच्या भावना वेगळ्या वेगळ्या होत्या. अगं मला सगळ्याला आमिष दाखवण्याचा प्रयत्न केला, आमच्या सगळ्या इन्क्वायरी लावण्याचा प्रयत्न केला, पण आम्ही आमची जागा सोडली नाही. कोणा खंबीरपणे या ठिकाणी उभा राहिलेलो आहेत. हे ईडीचं सरकार, हे धमकावण्याचं सरकार, भाजपबरोबर जे जे पक्ष आपण ह्याला आलेले आहेत ते आता आपल्याला माहीत असेल. एका पंतप्रधानांनी सांगितलं होतं एका सभेमध्ये भोपाळच्या, की पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा सिंचन घोटाळ्याचा 72,000 कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार त्यांनी केला आणि त्या 72,000 कोटीच्या भ्रष्टाचारामध्ये यांना मी जेलमध्ये पाठवल्याशिवाय राहणार नाही. 8 दिवसात काय झालं? 8 दिवसात माननीय आपले राज्याचे उपमुख्यमंत्री हे लगेच त्यांनी फोडून पूर्णपणे ते भाजपच्या सोबत त्या ठिकाणी युतीमध्ये गेलेले आहेत. मग हे सेक्युलर आहेत का? ज्यांनी आपल्या भीतीपोटी, ज्यांनी दबावापोटी ह्या ठिकाणी ज्यांनी शरद पवार साहेबाला सोडलं, ते आपला विचार ह्या ठिकाणी करणार नाहीत आणि तेच पक्ष आज आपण ह्या ठिकाणी थांबलेले आहेत. काय विचार होते?
आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या संदर्भामध्ये जे आमदार आहे, ज्याला 3 महिने झाले आमदार होऊन, त्याला पुन्हा उभा करून आपले मतं वाटायचे कसे याचा प्रश्न आहे. आता फौजिया मॅडमनं सांगितलं की जसं कटेंगे तो बटेंगे. आता इथं आपल्या मतदारसंघामध्ये वाटण्याचं काम चालू आहे. वेगवेगळ्या समाजामध्ये त्याचे फूट होईल आणि पुन्हा महायुतीच्या संदर्भात आपला उमेदवार कसा जिंकेल या संदर्भात ही नीती चालू आहे. मला माथेरी शहरातल्या एवढ्याच लोकांना या ठिकाणी सांगतो की मी आपल्याला या ठिकाणी सेक्युलर राहिलेलो, आपल्याबरोबर खंबीरपणे मी या ठिकाणी उभा राहील आणि प्रत्येक विषयामध्ये आपण या ठिकाणी विचार करू, एवढंच या ठिकाणी सांगतो. आणि माननीय आमचे सहकारी इम्रान प्रतापगडी ज्यावेळेस आपल्या राज्यसभेमध्ये महाराष्ट्रातून ते निवडून आलेले आहेत, त्यांना माझं मत मी गेलेलं आहे आणि म्हणून त्यांना विनंती केल्यानंतर ते पुन्हा मुद्दा म्हणले की तो आपके प्रचार को मैं जरूर आऊँगा. आणि पाथरी शहराच्या सर्व लोकांना मी जनतेला सांगतो की आज ते माझ्यासाठी आलेले प्रचारासाठी, त्यांचा मी आभार व्यक्त करतो. आता उद्या होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये अनेक उमेदवार उभे टाकलेत. तुमच्यासमोर मोठं धर्मसंकट आहे. किसको पकड़ो किसको छोड़ो. लेकिन रिजल्ट लगने के बाद कहीं ऐसा बोलने का मौका न आए कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था. इसलिए सोच समझकर अपने को वोटिंग करना है भाई. उधारी में मुनाफा बहुत है लेकिन डूबने का डर है. अभी ऐसे बड़े बड़े आदमी माल लेके आए वाले क्या होना, बोलो खाली हम है हाजिर. ये 5 लाख ये 10 लाख कहाँ से नोटा लाए, कहाँ लाए. हमने 25 साल यहाँ राजनीति कर रहे, हमको देखने को नहीं बोले, इनको कहाँ से मिले इतने जल्दी, पता ही नहीं चला हमको भी. जरा हम भी सोच में ये ऐसा हो रहा है क्या है, ये माल आ रहा है कहाँ से. लेकिन हर चीज़ माल से नहीं होती भाई. अरे मन चंगा तो कटवट में गंगा, नियत में खतरा झोली में फतरा. ये लोगों की नीयत साफ नहीं है. अगर हम बंटवारा कर देंगे तो हमारे छाती पे जो नहीं होना वो बैठ जाएंगे. ये जरा सोच समझने की बात है. म्हणून मी आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती करणार आहे. पहिले तर आम्हाला 2 आमदार पाहिजेत. पहली मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने को 2 विधायक होना. एक ऑलरेडी विधायक बने वाला है घड़ी वाला, अभी 2 महीने भी नहीं है उसको, 6 साल का उसका पूरा टाइम पीरियड है. फिर उसको क्या देने की जरूरत है चुन के अपने को. अरे 2 विधायक अगर पाथरी विधानसभा में मिलते हैं तो हमारा अच्छे तरीके से विकास हो सकता. इसलिए हमने एक को तो ऑलरेडी महाराष्ट्र सरकार ने चुने वाला है, अभी हमको बच्चे वालों में से चुनना है, उसमें वरपुडकर साहब. वरपुडकर साहेबांना आपल्या आयुष्यामध्ये काँग्रेस पक्षाशी प्रामाणिकपणा ठेवून आजपर्यंत काम केले आणि आता वरपुडकर साहेबाला मंत्री होण्याची सुवर्ण संधी आहे. महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार येणार आहे ही काळ्या दगडावरची रेग आहे. हे कोण्या ज्योतिषाला विचारायची गरज नाही. पण महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार येईल आणि आपल्याच्या थोड्याशा चुकीमुळे जर वरपुडकर साहेबाचा घात झाला तर आपल्याला आलेली सुवर्ण संधी गमवायची वेळ येईल, हे लक्षात ठेवा मित्रांनो. म्हणून मी आपल्याला हा जोडून विनंती करतो, येणाऱ्या 20 तारखेला लोकशाहीतलं पवित्र दान आपल्याला मतदान करायचं आणि हे मतदान करताना वरपुडकर साहेबाची निवडणूक निशाणी हाताचा पंजा हे 2ऱ्या क्रमांकाचं बटन आहे. हे आपण बटन दाबून वरपुडकर साहेबाला आपण बहुमतानं निवडून द्यावं अशा स्वरूपाची विनंती मी आपल्याला करतो. आपण बघितलं असेल की ह्या राज्यामध्ये दररोज काही ना काहीतरी वक्तव्य करून, काही ना काहीतरी रॅल्या काढून समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं सरकार प्रयत्न करतंय. त्यांचा उद्देश एवढाच आहे की ह्या राज्यामध्ये कुठंतरी दंगली उसळल्या पाहिजेत. 2 समाजामध्ये कुठंतरी दंगली झाल्या तर फौजिया खान म्हणल्यासारखं बटेंगे तो कटेंगे, वो उनको बांटना है अपने को और उनका उल्लू सीधा करने का उनका मकसद है. तो वो मकसद में उनके कामयाब ना हो इसकी हमको जिम्मेदारी उठाना बहुत ज़रूरी है. म्हणून आपल्याला विनंती करतो कि आपण ह्या ठिकाणी हुशारीनं मतदान करावं. आप बहुत समझदार हैं. मैंने देखा इतने लोकसभा में महादेव जानकार जी ऐसा चल रहे थे कि मैं 3.5 लाख वोटों से चुन के आ रहा हूँ, फिर बोले 2.5 लाख वोटों से चुन के आ रहा हूँ, फिर बोले मैं 1.5 लाख से आ रहा हूँ, फिर बोले मैं 50 तक आ जाऊँगा, फिर आखिर में 25 तक आए हो. उसकी वजह ये थी
कि उन्होंने जिस तरीके से पैसा दिया, पर लेकिन पैसा दिया किसके पास? जिनको बांटने को दिया उन्होंने खुद ही लूट लिया। इनको पता नहीं कि ये पैसे यहीं हजम हो गए, उनको लगा कि ये बढ़ गए और अपने को वोट मिल गए, लेकिन वो बटे नहीं, तो वो हड़ेलाप हो गए और इनको हार का सामना करना पड़ा। वही उम्मीदवार अभी अपने सामने खड़ा है। उतना ही नहीं तो कल के डीपीडीसी में भी उन्होंने 15% से पैसे वसूल करके वो सब जमा करके इकट्ठा करके यहाँ पे लड़ने की कोशिश कर रहा है। ये अपने सोच में नहीं है, ये अपने ख्यालों का आदमी नहीं है। इसलिए आप उन थोड़ा होशियारी से वोट करना ज़रूरी है। कहीं हमारे इधर उधर करने में जो नहीं वो आदमी अगर हमारे छाती पे बैठता है तो ये सबके लिए खतरनाक बात हो सकती। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, आने वाले 20 तारीख को अपना कीमती वोट सुरेश राव वरपुड़कर साहब की निवडणूक निशानी हाथ का पंजा, उसी पे मोहर लगा के उनको जिताइए। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। पाथरी वालों, आने वाली 20 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ पाथरी के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि महाराष्ट्र के भविष्य का भी फैसला करना है। पिछले तमाम विधानसभा के चुनाव आपकी आंखों से गुजरे होंगे, लेकिन यह चुनाव कुछ अलग सा है। अगर आपको लगता है कि यह इलेक्शन तमाम पुराने आमदार के इलेक्शन जैसा है, तो फिर आप छोटा सोच रहे हैं। यह इलेक्शन और इस इलेक्शन के परिणाम और इस इलेक्शन का मकसद बहुत बड़ा है। एक तरफ दिल्ली में वो ताकतें बैठी हैं जो ये सोचती हैं कि महाराष्ट्र को रिमोट कंट्रोल से चलाया जाएगा। महाराष्ट्र की बड़ी बड़ी योजनाओं को कब चुपके से उठा के गुजरात भेज दिया जाएगा, महाराष्ट्र को पता भी नहीं चलेगा। वो ये इरादा लगा करके बैठी हैं। और एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कह रही हैं कि हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से देश और प्रदेश चलाएंगे। एक तरफ नारे हैं, कटेंगे बटेंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, ढहा देंगे, जला देंगे, उल्टा लटका देंगे, पता नहीं क्या क्या। और हमारे नारे क्या हैं? आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। यह लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। यह लड़ाई भरोसे और गद्दारी के बीच में है। याद करिए वो दिन कि जब एक चलती हुई महाविकास अघाड़ी की सरकार को कोरोना चल रहा था और साजिश करके किस तरह से तोड़ करके एक नई सरकार बनाई गई। यह धोखेबाजों की और खोखेबाजों की सरकार है। उतने से भी मन नहीं भरा तो पहले डबल इंजन जोड़ा गया, फिर ट्रिपल इंजन जोड़ा गया और फिर उसके बाद चुनाव निशान छीने गए। लेकिन लोग ये भूल गए कि घड़ी तो छीन सकते हैं, लेकिन अच्छा वक्त कैसे लाएंगे। कोई बात नहीं, थोड़ी देर से समझ में आएगी तब भी आप ताली बजा सकते हो। पाथरी वालों, मेरी खुशनसीबी है कि मैं महाराष्ट्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करता हूं, नुमाइंदगी करता हूं। यह महाराष्ट्र से मेरा एक रूहानी रिश्ता था कि कांग्रेस पार्टी ने जब मुझे देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में भेजने का फैसला किया तो किसी और सूबे से नहीं भेजा, बल्कि महाराष्ट्र से भेजा। शायद यहां से जो एक रूह का रिश्ता है, उस रिश्ते की बुनियाद पे ऊपर वाले ने भी कहा कि जाओ महाराष्ट्र के लिए आवाज बन के पूरे देश में बोलो। मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि मैं महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। संजय जी लोकसभा में लड़ते हैं, फौजिया खान साहब थी वो राज्यसभा में, हमारी वरिष्ठ सांसद हैं। शरद पवार साहब राज्यसभा में रहते हैं। मेरे भाई महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान जीतने के बाद वो यूनान की सड़कों पर जीत का जश्न मनाने के लिए निकला। तो उसने देखा कि पूरा शहर उसके लिए जश्न मना रहा है, लेकिन सड़क के किनारे एक फकीर आदमी चादर तान के बेपरवाह सो रहा है।
सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा, उस इंसान के पास गया, सोते हुए फकीर के पास, उसे देख के गुस्से में उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया है, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस सोते हुए फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या इंसानों की दुनिया में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत एक लात मारने वाले इंसान को सौंप दी? याद करो एक एक नारा। सबसे पहले नारा लगाया बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। फिर अंजाम क्या हुआ कि वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए लीटर था वो 100 रुपए के पास पहुंच गया। वो गैस सिलेंडर जो 400 का था वो 1000 के पार पहुंच गया। मैंने तो एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर के उनके सामने कहा कि भाजपा वालों, महंगाई के खिलाफ आप किस मुंह से बात करते हो? आपकी सरकारें वो सरकारें हैं जो फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लेती हैं। आपको कोई हक नहीं है, आपके सारे नारे झूठे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, याद है? और फिर उस नारे का अंजाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में एक जिला है हाथरस, वहां एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार होने के बाद जब अस्पताल में उसकी जान चली गई तो उसकी लाश को रात के 2 बजे इसलिए जला दिया गया परिवार की मर्जी के खिलाफ ताकि सबूत मिटाए जा सके। प्रधानमंत्री जी ने नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर उस नारे का अंजाम यह हुआ कि ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां जब दिल्ली के जंतर मंतर पर इंसाफ मांगने के लिए बैठी तो उनको किस बेरहमी के साथ घसीटा गया, यह देश ने देखा। देश के प्रधानमंत्री ने नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और 2 साल पहले जब दिल्ली की मैं लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के 15 अगस्त को महिला सशक्तिकरण पे भाषण दिया तो उस भाषण के महज 2 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस का बलात्कार करने वाले आरोपी जो सजा काट रहे, जो दोषी थे, उनको न सिर्फ जेल से छोड़ा गया बल्कि उनको मालाएं पहना के भाजपा वालों ने उनका स्वागत किया। यह है भाजपा के नारों की सच्चाई। इसलिए भाजपा के और इस चलती हुई धोखेबाज सरकार के किसी नारे के चक्कर में मत आना। वो अगर नारा दें, गारंटी दें, तो यह समझ लेना कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो अंबानी और अडानी का कर्जा माफ होगा, हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। यह फर्क है हमारे उनके बीच में। सुरेश जी यहां बैठे हैं। मैं जब राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए महाराष्ट्र आया तो इनका एक ऐसा एहसान है मेरे ऊपर जिसे मैं शायद कभी चुका नहीं पाऊंगा, और वही चुकाने के लिए शायद मैं यहां आया हूं। यह हमारी पार्टी के चीफ व्हिप हैं। इनको यह जिम्मेदारी दी पार्टी ने कि आप एक एक वोट तय करिए कि इमरान प्रतापगढ़ी को मिले ताकि यह जीत के देश की पार्लियामेंट में जाएं। और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं पाथरी में खड़ा होकर के कि इन्होंने जिस मोहब्बत से एक छोटे भाई समझ के जिस तरह मेरा चुनाव लड़ाया, एक एक वोट को निश्चित किया कि सारे वोट सही से बिना रिजेक्ट हुए, बिना किसी ऑब्जेक्शन के पड़े। और आज अगर मैं देश की पार्लियामेंट में हूं और आपके मुद्दों पर बोल रहा हूं तो उसमें सुरेश जी का बहुत बड़ा हाथ है। अब आपके सामने मुझे पता है एक मुश्किल वक्त है, आप फैसला नहीं कर पा रहे हो कि करना क्या है। कोई ऑटो लेके आया है, कह रहा है इस पे बैठ लो, कोई सीटी बजा के कह रहा है इधर से चलो, कोई घड़ी लेके आया है कह रहा है कि समय हमारा अच्छा है। लेकिन पाथरी वालों, आपको बस एक बात समझना है, समझदारी से। सियासत जज्बात का नाम नहीं है, सियासत समझदारी और दिल से किया जाने वाला काम है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करते हुए। मुझे बताओ, ये जितने सारे लोग घूम रहे हैं,
क्या किसी एक समाज के वोट से चुनाव जीता जा सकता है आमदार का? सिर्फ एक समाज के वोट से कोई आमदार बन सकता है? पाथरी की जो ज्योग्राफी है, यहां की जो हिस्ट्री है, उसके हिसाब से जब तक आप सारे समाज के लोगों का वोट नहीं पाएंगे, आप आमदार नहीं बन सकते। ऐसे में अगर आप किसी भी धोखे में आकर के अपना वोट बांटते हैं तो फायदा किसको मिलेगा? बर्बाद जाएगा ना। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको लगेगा कि गलती हो गई। और अगर सिर्फ आमदार बनाने और बिगाड़ने का खेल होता तो शायद मैं आपके बीच में ना आया होता। लड़ाई बड़ी है, लड़ाई सरकार बनाने और बिगाड़ने की है। याद करो भाजपा के नेताओं के नारे, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अरुण गोविल हो, चाहे दिया मिर्धा हो, पूरे इलेक्शन में लोकसभा के उनका एक नारा था, हमें बहुमत दो ताकि हम संविधान बदल सकें। ये भाजपा के बड़े नेताओं के नारे थे। ये तो भारत की जनता का शुक्रिया कि आपने 400 पार का नारा लगाने वालों को लाके 240 पे पटक दिया। हालत यह हुई कि वो फिर अपनी अकेली टांग पर खड़े नहीं हो पाए, उनको 2 नकली टांगें उधार लेनी पड़ी। एक उन्होंने आंध्र प्रदेश से ली और एक उन्होंने बिहार से ली, एक चंद्रबाबू, एक नीतीश बाबू। अब अगर महाराष्ट्र में खेला हो गया ना, तो एक जो टांग है बिहार वाली, वो कब अपनी दूसरी राह पकड़ लेगी कुछ अंदाजा नहीं है। तो अगर चाहते हो कि दिल्ली की तानाशाही को लगाम लगे तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि सुरेश जी जांचे परखे निष्ठावान आदमी हैं। जब खरीदा जा रहा था, बेचा जा रहा था, डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, एजेंसियां लगाई जा रही थी, तब भी ये आदमी डटा रहा। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। इनका सिर्फ एक कसूर है कि ये शरीफ आदमी है, भोले आदमी है, ड्रामा नहीं आता। तो मुझे बताओ कि क्या ऐसे आदमी की सियासत में कोई जगह नहीं है? है ना? शराफत की इज्जत तो है ना। और पाथरी से ज्यादा इस बात की इज्जत कौन करेगा? ये सच में शरीफ आदमी है। मैं जब भी इनसे मिलता हूं, मेरे मन में इनके लिए सम्मान आता है। मुझे लगता है कि यार कितना शरीफ इंसान पाथरी की नुमाइंदगी कर रहा है, जो कभी महसूस नहीं होने देता कि वो आमदार है, वो चीफ व्हिप है पार्टी का। इतनी सादगी से एक एक इंसान से मिलते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है। और इस खूबी के लिए एक एक आदमी ताली बजा के इनका हौसला बढ़ाए। ऐसे लोगों की जरूरत है सियासत को। ये अपने चेहरे पे दोहरी नकाब लेकर के झूठे वादे सजा करके घूमने वाले लोग सियासत का चेहरा नहीं है। सियासत के असल चेहरे सुरेश जी जैसे लोग हैं, जो पूरी ईमानदारी के साथ सियासत कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इलेक्शन में अभी 9 दिन बाकी है। आपको 20 तारीख को घरों से बाहर निकलना है। खूब सुकून से बैठिए, रात की तन्हाई में दिल पे हाथ रख के सोचिए कि इधर उधर वोट देने से कहीं आप भाजपा को फायदा तो नहीं पहुंचा रहे, भाजपा के साथियों को फायदा तो नहीं पहुंचा रहे। जो कल तक नारा लगाते थे अजीत पवार चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, वो आज फोटो डाल रहे हैं महायुति। ये जो सबसे महाभ्रष्ट सरकार है, वो महायुति का नारा लगा रही है। लेकिन वो भूल गए हैं ये महाराष्ट्र है, इसे गुजरात में बैठ के और दिल्ली में बैठ के कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये वीर शिवाजी महाराज की और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की धरती है, ये आंदोलन की धरती है। इसको वहां से रिमोट से नहीं चला सकते। महाराष्ट्र को महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी, आपके यहां जो साथी बैठे हैं, उन्होंने पिछले 2.5 साल में 3 साल में महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था की ऐसी दुर्गति की है कि बदलापुर से बांद्रा तक निशान है कानून व्यवस्था की बर्बादी के।
पुणे का गैंगरेप कौन भूल सकता है? इसलिए अगर आपको यह लगता है, और कल तो अमित शाह जी ने भी कह दिया संजय भाई कि अभी तो हमारे मुख्यमंत्री शिंदे जी हैं, लेकिन चुनाव बाद तय होगा कि कौन है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अंजाम क्या हो चुका है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि 20 तारीख को घरों से बाहर निकलिए और सवाल पूछिए भाजपा के नेताओं से कि नागपुर में एयरपोर्ट के पास एयरबस की जो फैक्ट्री लगनी थी वो गुजरात कैसे चली गई? उस पर तो महाराष्ट्र के लोगों का अधिकार था, उनके लोगों को नौकरी मिलती, वो गुजरात कैसे चली गई महाराष्ट्र में लगते लगते? भाजपा के नेताओं से और उनके साथियों से सवाल पूछिए कि महाराष्ट्र में जो फॉक्सकॉन की फैक्ट्री लगनी थी वो कैसे यहां से चली गई गुजरात? आपको जान के हैरत होगी पाथरी वालों कि अब तक 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश महाराष्ट्र से छीनकर दूसरे राज्यों को दिया है भाजपा की सरकार ने। तो ये इलेक्शन इस बात का बदला लेने का इलेक्शन है। मैं आखिर में, चूंकि मुझे जालना की सभा में पहुंचना है और शाम हो गई तो हेलीकॉप्टर छोड़ के चला गया क्योंकि उड़ नहीं सकता था अंधेरे में, मुझे बाय रोड पहुंचना है जालना। मैं आखिर में आपसे यह अपील कर रहा हूं कि इनके झांसे में मत आइए। हम लड़ रहे हैं, मोर्चे पे खड़े हैं, महाविकास अघाड़ी मोर्चे पे खड़ी है। शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी सामने से मोर्चा लेकर के लड़ रहे हैं और महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने जा रहा है। एक दिन मैं पार्लियामेंट में बैठा था, सामने से प्रधानमंत्री जी खड़े हुए, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैं इधर से खड़ा हुआ, मैंने सोचा बताना शुरू करूं, तब तक खड़गे जी बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। मैं चुप हो गया, मैंने कहा बात तो सही कह रही है। मैं आजकल पार्लियामेंट में खड़ा होता हूं तो उनको उनके वायदे याद दिलाता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि 2014 में आपने कहा था ना भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, चौकीदारी मुझे दे दो। लेकिन अब तो मैं सवाल पूछता हूं उनसे कि कहां सोया है चौकीदार? थके तो नहीं है आप लोग? थके तो नहीं है? देखिए, मैं हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आ रहा हूं, पिछली 6 रातों से सोया नहीं हूं। मैं जब नहीं थका हूं तो आप क्यों थके हैं मुझे बताइए? नहीं थके हैं ना? मुझे लगना चाहिए मैं पाथरी में खड़ा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय इतने समझदार लोग हैं, इन्हें बताना भी नहीं पड़ता, बस चाय नाम ले लो, अपने आप इन्हें स्वाद आ जाता है बिना पिए हुए। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बताइए मुझे, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे तैयार रहना पाथरी वालों, आपकी तालियों का शोर पूरे देश में जाना चाहिए, मुझे लगे ना कि मैं पाथरी में खड़ा हूं। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार,
कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। सुरेश जी इधर आइए, आप इधर आइए। पाथरी वालों, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए और सूखने लगे तो जलाने के काम आए। टूटी हुई तलवार कभी फेंकना नहीं, शायद ये दुश्मनों को डराने के काम आए। ये कई साल से आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कभी कभी हो सकता है छोटी छोटी चीजें, मनमुटाव, फोन ना उठा हो तो आपकी नाराजगी, ये सब अपनी जगह है। लेकिन जब लड़ाई बड़ी होती है ना, तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। मैं आपसे एक वादा ले रहा हूं और एक वादा कर रहा हूं। पाथरी वालों, सुरेश वरपुड़कर को जिता करके असेंबली आप पहुंचाओ, राहुल जी से लड़के मिनिस्टर बना के इनको वापस हम लोग भेजेंगे, ये वादा कर रहे हैं। ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। इनके लिए दिल्ली में जितना लड़ना पड़ेगा मैं लड़ूंगा, और मैं इस लायक हूं कि लड़ सकता हूं। आप इस बात के लिए मुतमईन रहिए, आपकी दुआओं ने इस लायक बनाया है। तो इन्हें जिताइए, असेंबली में पहुंचाइए। चीफ व्हिप पहले से हैं, मिनिस्टर हो जाएंगे, मजबूत आदमी हैं। और एक चीज जान लीजिए, 20 तारीख को जब घर से बाहर ईवीएम के बूथ पे जाएंगे आप और सुरेश जी को अपना वोट देंगे हाथ के पंजे के सामने का बटन दबा के, तो सिर्फ ये मत सोचिएगा कि आपका वोट सिर्फ सुरेश जी को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक एक वोट उद्धव साहब ठाकरे को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट शरद पवार जी को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट संजय जाधव जी को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट अजिंक्य साहब को मिलेगा। और आपका दिया गया एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि 20 तारीख को घर से बाहर निकलिए, पोलिंग बूथ पर जाइए, कुछ मत सोचिए कौन अपना कौन पराया, ये सब एक किनारे रखिए। बस एक बात सोचिए कि महाराष्ट्र की भ्रष्ट सरकार को हटाना है, महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाना है। और वो तब होगा जब आप हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाएंगे। आज से इस इलेक्शन को राहुल गांधी बन के लड़िए, उद्धव ठाकरे जी बन के लड़िए, शरद पवार जी बन के लड़िए, क्योंकि ये महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाने का चुनाव है। मैंने वही एक नज्म कही कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। मैं खासदार बात में हूं, पहले शायर हूं, और जो कह के जा रहा हूं इसे ज़हन में बिठा लेना, ये सच साबित होगा कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। तैयार रहना अगली 2 लाइनों पे कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया। मेरी बात सुनिए, आपकी हर फरमाइश, आपकी हर फरमाइश सलाखों पर, हाँ सुनिए ना, आप चुप होंगे तभी तो आपकी बात, आप
लेकिन वक्त की अपनी मजबूरियां हैं, मैं जालना सभा में नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं वादा कर रहा हूं 23 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए, मैं इसी मैदान में एक बार फिर आऊंगा और जितनी शायरी आप कहेंगे उतनी शायरी सुनाऊंगा। उठाइए अपना एक एक हाथ, मुझे यकीन दिलाइए, उठाइए अपना एक एक हाथ और मुझे यकीन दिलाइए कि आप सुरेश जी के साथ खड़े हैं। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें।